डियर स्टूडेंट, चलिए रीड करते हैं नेक्स्ट पार्ट ग्लिम्सेस ऑफ द पास्ट का। डिससेटिस्फैक्शन 1835 to 56। एजुकेशन इन इंडिया वाज इन पर्सियन एंड संस्कृत। उस समय भारतीय शिक्षा पद्धति में पर्सियन और संस्कृत भाषा का इस्तेमाल हुआ करता था। इन 1835 ए इंग्लिशमैन नेम्ड मैक्वेली सजेस्टेड ए चेंज। 1835 में एक इंग्लिशमैन जिसका नाम मैक्वेली था, उसने हमारी शिक्षा पद्धति में, भारतीय शिक्षा पद्धति में कुछ चेंजेस का सुझाव दिया। वी शुड टीच द नेटिव थ्रू द इंग्लिश लैंग्वेज। आई एग्री। उसने सुझाव दिया कि हमको यहाँ के जो नेटिव हैं, यहाँ के जो निवासी हैं, उनको इंग्लिश लैंग्वेज में टीच कराना चाहिए, उनको इंग्लिश लैंग्वेज में शिक्षा देनी चाहिए, उनको इंग्लिश लैंग्वेज का शिक्षण कराना चाहिए। इस बात से उस समय के जो गवर्नर जनरल थे वो भी एग्री हो गए। तो इसी के साथ इंग्लिश एजुकेशन इंडिया में स्टार्ट हो गई। उसका क्या इफेक्ट इंडियन सोसाइटी पे हुआ, आइए देखते हैं। इंग्लिश एजुकेशन प्रोड्यूस्ड क्लर्क्स टू होम द ब्रिटिश गेव पिटी जॉब्स अंडर दैम। इंग्लिश एजुकेशन ने, इंग्लिश शिक्षा पद्धति ने भारत में उन क्लर्क्स की, उन बाबुओं की एक फ़ौज खड़ी कर दी जिनको कि ब्रिटिश जो थे वो एक पिटी जॉब दिया करते थे। एक बहुत ही दयनीय स्थिति वाली एक छोटी सी जॉब दया करके उनको दे दिया करते थे। इंसिडेंटली इट ऑल्सो प्रोड्यूस्ड ए न्यू जनरेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल्स। लेकिन इसी के साथ साथ इसका यह प्रभाव भी हुआ कि इसने नई पीढ़ी के अंदर इंटेलेक्चुअल्स को पैदा कर दिया, यानी कि उनमें ऐसे व्यक्तित्व को पैदा कर दिया जो अपने अंदर झांक करके अपनी दिक्कतों को महसूस कर सके, अपनी कठिनाइयों को महसूस कर सके, ये जान सके कि हमारा उत्पीड़न क्यों हो रहा है। इस तरीके के व्यक्ति भी इसने साथ साथ पैदा करने शुरू कर दिए। वी मस्ट एजुकेट आवर ब्रदर्स। लोग बाग ये चर्चा करने लगे कि हमको भी अपने भाइयों को शिक्षित करना चाहिए। एंड ट्राई टू इम्प्रूव देयर मटेरियल कंडीशन, और साथ साथ उनकी मटेरियल कंडीशन के अंदर उनकी भौतिक सुख सुविधाओं में भी इम्प्रूवमेंट लाना चाहिए। फॉर दैट वी मस्ट कन्वे आवर ग्रीवियंसेस टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट। और इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको अपने ग्रीवियंसेस, हमको अपनी जो तकलीफ़ें हैं वो ब्रिटिश पार्लियामेंट तक पहुंचानी होंगी। तो इस तरीके से लोगों का सोचना, उनका विचार करना, उनके जो जानकारी थी वो बदलनी शुरू हुई। लोग जागरूक हुए, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हुए, उन्होंने इसकी डिमांड करना शुरू की और उन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट को लेटर लिखने का भी सोचा। तो इंग्लिश एजुकेशन से ये बदलाव भी इंडियन सोसाइटी में देखने को मिले। बाय 1856 द ब्रिटिश हैड कॉन्क्वर्ड द होल ऑफ इंडिया। 1856 तक आते आते ब्रिटिश मर्चेंट जो थे उनका प्रभाव पूरे भारतवर्ष में छा गया। उन्होंने पूरे भारतवर्ष को लगभग जीत लिया था। तो आप देख सकते हैं इस मैप को। पहले हमने एक मैप देखा था जिसके अंदर येलो पार्ट हमको ज़्यादा दिखाई दे रहा था। वो यह सिंबलाइज कर रहा था कि उस समय अधिकतर भारतीय क्षेत्र में जो भारतीय किंग और प्रिंसेस थे उन्हीं का शासन था। लेकिन इस मैप से हमको ये मालूम पड़ रहा है, जिसके अंदर कि आप मैक्सिमम ये पिंक पार्ट अधिकतर देख सकते हैं, यह इंडिकेट कर रहा है कि मैक्सिमम पार्ट में ब्रिटिश पर्सन्स का जो राज्य था वो स्थापित हो चुका था। दे केयर्ड लिटिल अबाउट द नीड्स ऑफ इंडियंस। लोगों ने ये बातें करना शुरू की कि अंग्रेज़ जो है भारतीय लोगों की बहुत परवाह नहीं करते हैं, उनकी बहुत कम परवाह करते हैं, यानी नहीं के बराबर उनकी परवाह करते हैं। आवर किंग्स हैव बिकम पपेट्स एंड वी हैव लॉस्ट आवर ओल्ड जॉब्स। हमारे जो राजा हैं वो तो उनकी कठपुतलियाँ बन करके रह गए हैं, हम लोगों ने अपनी नौकरियाँ खो दी हैं। एंड लैंड्स टू, और ज़मीनें भी खो दी हैं। दे आर कन्वर्टिंग आवर ब्रदर्स, यहाँ तक कि वो हमारे भाइयों का धर्म भी बदल रहे हैं। यू ओनली टॉक, डू समथिंग टू ड्राइव दैम आउट। आप लोग सिर्फ बातें करते रहेंगे, कुछ करिए उनको यहाँ से भगाने के लिए। तो इस तरीके की लोगों में चर्चाएं होनी शुरू हो गई। लोगों के बीच में यह सुनिश्चित होने लगा कि किस तरीके से इन अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाया जाए। द स्पार्क्स 1855 to 57। तो किस तरीके से यह चिंगारी
हमारे समाज में फूटी, किस तरीके से लोगों के बीच में यह बात फैली कि अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाना ही होगा। टैक्सेस कंटिन्यू टू रुइन द पीसेंट्स, टैक्सेस लगातार बढ़ते गए और उन्होंने किसानों को बिल्कुल बर्बाद कर दिया। इन बंगाल द संथाल्स हु हैड लॉस्ट देयर लैंड्स अंडर न्यू लैंड रूल्स, बंगाल के अंदर संथाल जो प्रजाति थी, जो जाति थी, उसने अपनी ज़मीनें खो दी नए ज़मीन कानून की वजह से, बिकेम डिस्परेट, और वो लोग इस बात से घोर निराशा में डूब गए, उनमें घोर निराशा छा गई। इन 1855 दे रोज इन रिबेलियन एंड मैसेकर्ड यूरोपियंस एंड देयर सपोर्टर्स अलाइक, और 1855 में उन्होंने एक बहुत तगड़ा आंदोलन किया, एक विद्रोह किया, एक रिबेलियन किया, जिसके अंदर उन्होंने उस विद्रोह में कई सारे यूरोपियंस का कत्लेआम कर दिया, मैसेकर्ड कर दिया, कत्लेआम कर दिया, और उनके सपोर्टर्स को भी उन्होंने मार डाला। डिसकंटेंट वॉज ब्रूइंग इन द ईस्ट इंडिया कंपनीज आर्मी टू, इसी के साथ साथ ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी में भी असंतोष फैल गया। डिसकंटेंट मीन्स असंतोष फैल गया। द वाइट सोल्जर्स गेट्स ह्यूज पे मेंशंस टू लिव इन सर्वेंट्स, लोग बाग जो भारतीय सैनिक थे वो ये बातें करने लगे कि जो वाइट सोल्जर्स हैं उनको हमसे ज़्यादा सैलरी मिलती है, उनको रहने के लिए अच्छे अच्छे मकान मिलते हैं, मैशंस मिलते हैं, और कई सारे नौकर चाकर भी मिलते हैं। वाइल वी गेट ए पिटियंस एंड स्लो प्रमोशन, और हमको उसके बजाय बहुत कम सैलरी मिलती है, प्रमोशंस में हमको देरी की जाती है, हम लोगों के प्रमोशंस बहुत देरी से होते हैं। द अंग्रेज आस्क अस टू क्रॉस द सी विच इज़ अगेंस्ट आवर रिलीजन, अंग्रेज हमको इस समुद्र को पार करने को कहते हैं जो कि हमारे धर्म के विरुद्ध है। हु इज़ द टोपी वाला टू अबॉलिश आवर एज ओल्ड कस्टम्स, ये टोपी वाले कौन होते हैं हमारे पुराने रीति रिवाजों को गाली देने वाले, उनकी बुराई करने वाले, ये टोपी वाले यानी ये अंग्रेज होते कौन हैं। इस तरीके की बातें हमारी सैनिक और आर्मी के बीच भी छाने लगी। वी मस्ट ड्राइव आउट द अंग्रेज, और जो भारतीय सैनिक थे उन्होंने यह कहना शुरू कर दिया कि हमको अंग्रेज़ों को भगाना ही चाहिए, इनको यहाँ से खदेड़ना ही चाहिए। सिपाही मंगल पांडे अटैक्ड द एडजेंट ऑफ हिज रेजिमेंट एंड वाज एग्जीक्यूटेड, इसी बीच मंगल पांडे जो कि एक अंग्रेजी सेना में भारतीय सिपाही था, उसने अपने अंग्रेज मिलिट्री ऑफिसर के ऊपर हमला कर दिया और उसे मार डाला, और इसके बदले में उसको भी फांसी की सज़ा दे दी गई, उसे भी फांसी पर लटका दिया गया, एग्जीक्यूटेड कर दिया गया। थाउजेंड्स ऑफ अदर सिपाहीज रिवोल्टेड, दे वर स्ट्रिप्ड ऑफ देयर यूनिफॉर्म्स, और इसका नतीजा क्या हुआ, इसका रिजल्ट ये हुआ कि दूसरे कई सारे हजारों सिपाहियों ने रिवोल्ट करना शुरू कर दिया, उन्होंने क्रांति करना शुरू कर दिया, उन्होंने विद्रोह करना शुरू कर दिया, वो विद्रोह करने लगे। दे वर स्ट्रिप्ड ऑफ देयर यूनिफॉर्म्स, उन्होंने अपनी यूनिफॉर्म्स को फाड़ डाला। ह्यूमिलिएटेड एंड पुट इन आयरन्स, और इसका नतीजा क्या हुआ, उन्हें ह्यूमिलिएट किया गया, उनका दमन किया गया, उनको तरह तरह की यातनाएं दी गई और उन्हें सलाखों के पीछे डाल दिया गया। Few Englishmen had cared to understand Indian customs or the people's mind. कोई अंग्रेज भारतीय परंपरा को समझने और यहाँ के लोगों की बातों को समझने के लिए तैयार नहीं था, उनकी कोई परवाह नहीं करते थे। अंग्रेज लोग जो थे वो न तो हमारे कस्टम्स की परवाह करते थे, न हमारे रीति रिवाजों की परवाह करते थे, न यहाँ के लोगों के विचारों की वो परवाह किया करते थे। इसका एक एग्जाम्पल यहाँ दिया गया है कि किस तरीके से भारतीय सिपाहियों को उन कारतूसों को छीलने के लिए कहा जाता था जो कि गाय और सुअर की चर्बी से बने हुआ करते थे। ओ प्राउड ब्राह्मण सोल्जर, डू यू नो दैट द ग्रीस ऑन द बुलेट यू हैव टू बाइट इज मेड फ्रॉम द फीट ऑफ काउस एंड पिग्स। अरे ब्राह्मण सोल्जर, ब्राह्मण सिपाही, क्या तुम जानते हो जिन कारतूसों को तुम अपने मुंह से काटते हो वह कारतूस जो है गाय और सुअर की चर्बी से बनाए गए हैं। व्हाट, क्या?
द वाइट मैन हैज़ डिसीव्ड अस टू, वाइट मैन ने हमको भी धोखा दिया, न केवल हिंदुओं को बल्कि मुसलमान भी भाई जो थे वो भी इस भावना से, इस बात से बहुत ज़्यादा आहत हुए जब उन्हें मालूम पड़ा कि ये जो कारतूस हैं जिनको हम मुंह से छीलते हैं वो गाय और सूअर की चर्बी से बने हुए थे। Soon chapatis were sent from village to village to tell the people that the emperor would want their service. शीघ्र ही चपातियाँ बांट दी गईं एक विलेज से दूसरे विलेज में, यह बताने के लिए, यह संदेश देने के लिए कि जो भारत का सम्राट है वह उनकी सेवा अब चाहता है। यानी यह एक संदेश देने का माध्यम था। पुराने ज़माने में चपाती बांट करके संदेश एक जगह से, एक गांव से दूसरे गांव पहुंचाए जाते थे, जिसका मतलब यह होता था कि अब भारतीय सम्राट उनकी सेवाओं के लिए इच्छुक है, यानी कि वो अपने भारतीय सम्राट की सेवा करें और अंग्रेज़ों का विद्रोह करना शुरू कर दें। यस, ऑल माई विलेज मैन विल बी रेडी। और जैसे ही चपाती गांव में पहुंचती, गांव का जो मुखिया था वो चपाती पहुंचाने वाले व्यक्ति को यह संदेश देता कि हाँ, हमारे सभी ग्रामीण इस कार्य के लिए तैयार हैं। सिमिलरली लोटस फ्लावर्स सर्कुलेटेड अमंग इंडियन सोल्जर्स, और इसी तरीके से इंडियन सोल्जर के बीच में जो लोटस फ्लावर्स थे वो सर्कुलेट किए गए, वो बांटे गए। उसका भी मतलब यह था कि जो भारतीय सिपाही हैं वो अपने सम्राट के लिए, अपनी सेवा देने के लिए उपस्थित हों। डेथ टू द फॉरेनर्स, अब फॉरेनर्स की मृत्यु निश्चित है। द मैसेज गेव ऑल हेल्प एंड शेल्टर्स टू द पैट्रियट्स, और जो भारतीय जनता थी, भारतीय भीड़ थी, उसने जो भारतीय सिपाही थे जो देशभक्त थे उनको न केवल शरण दी बल्कि उनकी जितनी मदद उनसे हो सकती थी उतनी मदद करने की भी भारतीय व्यक्तियों ने पूरी कोशिश की। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट पार्ट, रिवोल्ट। अब रिवोल्ट किस तरीके से स्टार्ट हुआ, किस तरीके से विद्रोह स्टार्ट हुआ। देन देयर वॉज ए वायलेंट आउटब्रेक एट मेरठ, और उसके बाद में इसका नतीजा यह हुआ कि मेरठ की छावनी में एक बहुत ही वायलेंट आउटब्रेक हुआ, एक बहुत ही हिंसक प्रदर्शन हुआ। द सिपाहीज मार्च टू दिल्ली, और सिपाहियों ने दिल्ली के लिए कूच किया। लॉन्ग लिव और एम्परर बहादुर शाह, उस समय का जो सम्राट दिल्ली का बादशाह बहादुर शाह हुआ करता था, उसके पक्ष में लोगों ने नारे लगाने शुरू कर दिए। द रिबेलियन स्प्रेड वाइडर, धीरे धीरे जो विद्रोही थे वो फैलते चले गए, यानी पूरे भारतवर्ष में विद्रोह होना स्टार्ट हो गया, रिबेल होना स्टार्ट हो गया। Many landlords had lost their lands because of the British policies and they were sore. The white man's rule must end. Yes, we will help you. कई सारे जो लैंडलॉर्ड्स थे, जो ज़मींदार लोग थे, उन्होंने अपनी ज़मीनें खो दी थी क्योंकि जो ब्रिटिश पॉलिसीज़ थी वो ऐसी थी कि उनकी वजह से उनको अपनी अपनी ज़मीनें खोनी पड़ी थी, और इस वजह से वे बहुत ज़्यादा शोर थे, वह बहुत ज़्यादा दुखी थे। द वाइट मैन्स रूल्स मस्ट एंड, और वह ज़मींदार भी ये चाहते थे कि जो वाइट मैन हैं, जो अंग्रेज़ हैं, उनका शासन ख़त्म होना चाहिए। यस, वी विल हेल्प यू, हाँ हम भी आपकी मदद करेंगे, ऐसा उनके भी जो साथी लोग थे उन्होंने उनसे प्रॉमिस की। और इस तरीके से विद्रोह धीरे धीरे पूरे देश में फैलने लगा। द फाइट फॉर फ्रीडम, और उसके बाद स्टार्ट हुई स्वतंत्रता के लिए जंग। 1857 मैनी फॉर्मर रूलर्स लाइक बेगम हजरत महल ऑफ लखनऊ वर बिटर, कई सारे पुराने जो शासक थे जैसे कि बेगम हजरत महल लखनऊ की, वो सब इस बात से, अंग्रेज़ों के शासन से बहुत ज़्यादा दुखी थे, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में थे, और जैसे ही उन्हें मौका मिला वे उनके खिलाफ उठ खड़े हुए। द वाइट मैन हैज़ टेकन अवे माई किंगडम, वाइट मैन ने, अंग्रेज़ों ने मेरा पूरा का पूरा जो किंगडम था, मेरा जो देश था उसको, मेरा जो राज्य था उसको मुझसे छीन लिया। पॉपुलर लीडर्स लाइक मौलवी अहमदुल्ला ऑफ फैजाबाद टोल्ड द पीपल, इसी तरीके से जो कुछ फेमस लीडर्स थे, उस समय के प्रसिद्ध नेता थे, उन्होंने लोगों को ये बताना शुरू किया, राइज ब्रदर्स राइज, द अंग्रेज इज़ रनिंग आवर लैंड,
अंग्रेज इज़ ज्वाइनिंग आवर लैंड। उठो भाइयों उठो, ये अंग्रेज़ जो हैं हमारी पूरी इस धरती को, हमारी इस पूरी भूमि को बर्बाद कर देंगे। अगर अब हम भी नहीं, अभी भी हम नहीं जागे तो ये अंग्रेज़ हमारी पूरी हमारे इस पूरे मुल्क को बर्बाद करके ही छोड़ेंगे। इस तरीके से उस समय के नेताओं ने भी लोगों को जागरूक करना शुरू किया और धीरे धीरे यह जो क्रांति थी पूरे भारतवर्ष में फैलनी शुरू हो गई। दे ज्वाइंड द अपसर्ज अगेंस्ट द फॉरेनर्स, और इस तरीके से उन लोगों ने, उस समय के शासकों ने जो विद्रोह था उसको उन्होंने ज्वाइन किया, बढ़ते हुए आंदोलन को उन्होंने अपसर्ज को ज्वाइन किया, जो कि फॉरेनर्स के, जो कि अंग्रेज़ों के विरोध में था। और इसी तरीके से जो लोग थे, द पीपल रोज एवरीवेयर, हर जगह लोगों की जो आवाज़ें थी वो बुलंद होने लगी। इन बरेली, कानपुर एंड इलाहाबाद, चाहे वो बरेली हो, चाहे कानपुर हो, चाहे इलाहाबाद हो, हर जगह लोग अंग्रेज़ों के विरोध में उठ खड़े हुए। अजीमुल्ला खान टोल्ड तात्या टोपे, इसी तरीके से अजीमुल्ला खान ने तात्या टोपे से कहा, वी शुड हैव पेशवा नाना साहब एज आवर लीडर इन दिस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। हमको इस इंडिपेंडेंस के वॉर में अपना लीडर जो है पेशवा नाना साहब को बना लेना चाहिए, यानी पेशवा नाना साहब के अंडर में ही हमको यह फाइट जो है अंग्रेज़ों के विरुद्ध लड़नी चाहिए। इस तरीके से आपस में जो राजा थे एक दूसरे से मिल करके इस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार होने लगे। द पेट्रियट्स पाउंस्ड अपॉन द ब्रिटिश एंड फॉट पिच्ड बैटल्स ऑल ओवर नॉर्थ इंडिया। और इस तरीके से जो पेट्रियट्स थे उन्होंने पाउंस्ड करना, आक्रमण करना ब्रिटिशों के ऊपर जारी रखा। उन्होंने ब्रिटिशों पर आक्रमण करना शुरू कर दिया और उन्होंने पिच बैटल लड़ना पूरे भारतवर्ष में, नॉर्थ इंडिया में, पूरे उत्तरी भारत में उन्होंने पिच बैटल स्टार्ट कर दिया, यानी छद्म युद्ध अंग्रेज़ों के खिलाफ उन्होंने शुरू कर दिए। जगह जगह छोटे छोटे वॉर, छोटे छोटे युद्ध अंग्रेज़ों के खिलाफ होने लगे और इन लोगों ने अंग्रेज़ों की नाक में दम करके रख दिया। इस तरीके से भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम 1857 में स्टार्ट हुआ, जिसका एक बहुत ही भयावह परिणाम अंग्रेज़ों को देखना पड़ा। उन्हें एक बार कि ये लगने लगा था कि अब हमें इस मुल्क को छोड़ करके जाना होगा। इसी तरीके से 80 years old कुंवर सिंह ऑफ बिहार रिसीव्ड ए बुलेट इन हिज रिस्ट, और ऐसे ही युद्ध करते हुए जो 80 साल के बुजुर्ग कुंवर सिंह थे उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ युद्ध किया, जिसके अंदर उन्हें एक बुलेट उनके रिस्ट में लगी। उनकी कलाई में उन्हें एक बुलेट लगी और उससे वो घायल हो गए। और घायल होने के बाद भी वे लगातार अंग्रेज़ों से युद्ध करते रहे और यह कहते रहे, दिस इज़ द माई लास्ट ऑफरिंग टू यू मदर गंगा, दिस इज़ माई लास्ट ऑफरिंग टू यू, हे माँ गंगा, यह मेरी तरफ से आपको आखिरी भेंट स्वीकार हो। और इस तरीके से उन्होंने अपनी खुद की गर्दन काट करके और अंग्रेज़ों के हाथ न आने का अपना वादा पूरा किया और अपनी शहादत दे दी। तो इस तरीके के कई सारे उदाहरण उस समय हमको देखने को मिलते हैं। इसके अलावा झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और भी कई सारे ऐसे क्रांतिकारी थे, मंगल पांडे जिनके बारे में अभी आपने इसमें जाना, नाना साहब, तात्या टोपे, कई सारे ऐसे वीर क्रांतिकारी थे जिन्होंने अपने जान की बाजी लगा करके उस समय अंग्रेज़ों को भारत से भगाने की ठान ली थी। तो यह था हमारा भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, जिसकी हमने इस चैप्टर में स्टडी की। थैंक यू।